वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। राधा कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, संसार में जो किसी को ठगता है, जो किसी को बेवकूफ बनाता है, वो स्वयं ही बेवकूफ है। वो किसी को नहीं ठग रहा है, वो स्वयं ही ठगा जा रहा है। परमात्मा का चिंतन करने से परमात्मा आपकी चिंता करते हैं। जो परमात्मा का चिंतन करता है, परमात्मा उसकी चिंता करते हैं। परमात्मा का दर्शन, गायों का दर्शन, वेद पाठी विद्वानों का दर्शन, गंगा यमुना नर्मदा का दर्शन, ये बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। जैसे वृंदावन में जाने के लिए जब तक राधा रानी की आप पर कृपा नहीं होगी, तब तक आप वृंदावन धाम नहीं जा सकते हैं। क्योंकि श्री वृंदावन धाम श्री राधा रानी का धाम है। राधा रानी के हृदय से उत्पत्ति हुई है वृंदावन धाम की। इसकी अधिष्ठात्री देवी वृंदावन धाम की श्री राधा रानी है। मित्रों, वृंदावन जैसे धाम में भी अनेकानेक आपको ठग मिल जाएंगे, लेकिन ठग किसको मिलेंगे? जो ठग होते हैं, ठगों को ही ठग मिलते हैं। एक बहुत बड़ा शहर था, एक नगर था। उस शहर के पास में एक डाकू रहता था। वो डाकू किसी को जब लूटता था तो वो उसका मर्डर नहीं करता था, वो उसका गला नहीं काटता था। लेकिन वो डाकू इतना चतुर था कि वो अनेक प्रकार के चालाकी के नए नए तरीके, ठगी के नए नए तरीके ढूंढता रहता था, अपनाता था। एक बार भेष बदलकर वो डाकू एक सेठ के पास गया, नगर सेठ के पास गया। उसने सेठ जी को बहुत बेशकीमती हीरे दिखाए। उन हीरों को जब सेठ जी ने देखा तो सेठ जी की आंखें फटी की फटी रह गई। इतने कीमती और इतने बड़े बड़े हीरे सेठ जी ने आज तक नहीं देखे थे। सेठ जी नगों के, रत्नों के पारखी थे, जौहरी थे, व्यापारी थे। सेठ जी ने जब उनको हीरों को परखना चाहा, हीरों को उलट पलट करके देखा, आईने से देखा, चश्मा लगा करके जब परखा और डाकू से कहा कि हीरे नकली हैं, ये हीरे तो नकली हैं। जैसे डाकू ने सुना, डाकू नाराज क्रोध में बोला, ये हीरे असली हैं सेठ जी। संसार में इससे कीमती हीरे आपको नहीं मिलेंगे। ऐसे हीरों का दर्शन भी दुर्लभ होता है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। आपकी पारखी नजरें धोखा खा रही हैं। आपकी परख में कहीं गलती हुई है। सेठ ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये हीरे नकली हैं।
डाकू ने कहा कि नहीं, ये हीरे असली हैं। दोनों में थोड़ी देर में काफी बहस हो गई, विवाद हो गया और गर्मा गर्मी हो गई, तनातनी हो गई। सेठ ने ताव में आकर के, गुस्से में आकर के वो कहा कि हाँ, मैं मानता हूं कि ये हीरे असली हैं। बस फिर क्या था, डाकू ने तुरंत ही उन हीरों को पार करने की योजना बना ली। पर सेठ भी कम चालाक नहीं था। सेठ बहुत चतुर था। उसने उन हीरों को वापस छुपा दिया और डाकू वहां से 9-2-11 हो गया। दूसरे दिन डाकू भेष बदल करके सेठ के पास पहुंचा। उसने आवाज बदलकर सेठ से कहा, सेठ जी, आपको मैं सावधान करने आया हूं। सेठ ने कहा, किस लिए सावधान कर रहे हो भाई? कि आपके हीरे कल चोरी चले गए हैं। जो आप मुझे, आपकी दुकान पे मैं हीरे खरीदने के लिए आया था, जब आपने मुझे हीरे दिखाए थे तो डाकू ने कहा कि सेठ जी, वो कल जो आप हीरे दिखा रहे थे ना, वो चोरी चले गए। कल जो आदमी आपके पास आया था वो मशहूर बड़ा प्रसिद्ध ठग था और डाकू था, चोर था। सेठ जी का तो दम निकल गया, ऊपर का सांस ऊपर रह गया, नीचे का दम नीचे रह गया। सेठ जी ने जैसे तैसे अपने को संभाला और बोले, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? मैंने अपने हीरे की पेटी बड़ी संभाल करके रखी है, उसमें ताला लगा हुआ है। सेठ का इतना कहना था कि डाकू ने सेठ को एक पेटी दिखाई। वो पेटी सेठ के हीरे की पेटी से बिल्कुल मिलती जुलती थी, जिसमें के नकली हीरे थे। लेकिन डाकू उस पेटी को सेठ की पेटी को दे गया था जिसमें असली हीरे थे, और वैसी उसने एक बढ़िया सी पेटी बनवाई, बिल्कुल 2 कॉपी उसकी पेटी बनवाई। उसमें अपने नकली हीरे रख करके और सेठ के पास पहुंच गया था। जैसे ही सेठ जी ने डाकू के पास वो पेटी देखी तो सेठ जी के तो होश उड़ गए। सेठ जी को पसीना छूट गया। सेठ के शरीर से पसीना छूटने लगा, बीपी हाई हो गया और वो दौड़ करके भीतर गए और दोनों डाकू को बताया कि भैया, मेरी पेटी तो मेरी दुकान में रखी हुई है, ये है मेरी पेटी। डाकू ने उस पेटी को देखा और फिर अपनी पेटी को देखा। मन ही मन बोला, कमाल है कि दोनों पेटी आपस में कितनी मिलती जुलती हैं, दोनों एक जैसी हैं। इतना कहकर डाकू ने जेब से एक चूहा निकाला और उसे इतने जोर से उछाला कि सेठ भी चौंक पड़ा। पलक झपकते ही डाकू ने वह पेटी बदल ली। जैसे सेठ जी का ध्यान चूहे की तरफ गया और डाकू ने सेठ जी की पेटी तो अपने पास रख ली और अपनी पेटी सेठ जी के स्थान पर रख दी। सेठ एक बार तो ठहर गया, फिर अपनी पेटी लेकर भीतर चला गया। वापस आकर बोला, श्रीमान जी, आपको ही डाकू ने चकमा दे दिया लगता है। डाकू बड़बड़ाता हुआ सेठ की पेटी लेकर के चला गया, अपनी पेटी सेठ जी के यहां दे गया सेठ जी को। डाकू बहुत प्रसन्न था, बहुत खुश हो रहा था कि मैंने सेठ को बहुत अच्छा बेवकूफ बनाया और उसको ठग लिया। उसको नकली हीरे दे दिए, नकली पेटी दे दी और उसकी असली हीरों की पेटी में ले आया। उसके पास लाखों रुपए थे, क्यों अब वो हीरों को बेच लेगा, असली हीरे मिल गए उसको। वह उन हीरों को लेकर के जौहरी के पास दूसरी दुकान पर गया। डाकू उस जौहरी को वो हमेशा अपना माल बेचता था, पहले से जो भी चोरी में ठग के लाता था। जौहरी चोरी का माल समझ कर ही उस डाकू को रुपए आधा देता था, कभी कभी रुपए की पाई भी दे देता था। आधे पैसे में वो माल खरीदता था, कभी कभी रुपए का माल चवन्नी में खरीदता था। आज भी जौहरी ने ऐसा किया, यानी हीरों के बहुत कम दाम लगाए। डाकू इस पर सौदा करने को राजी नहीं हुआ। जौहरी ने उसे बहुत ही
ऊंचा नीचा किया, पर डाकू नहीं माना और वहां से चल पड़ा। उसी शहर में एक और डाकू रहता था, वो भी आया। उसको उन हीरों की सूचना मिली। वह अपने धंधों में इस डाकू का भी बाप था, जिसने हीरे चुराए थे वो उसका भी गुरु था। तो दूसरा वाला आया, चोरी की कला में बहुत ज्यादा इस डाकू से 2 कदम आगे था वो। उसने किसी तरह से इन डाकू के पास जो हीरे थे उनको चुराने की योजना बनाई। डाकू भी कम होशियार नहीं था। उसने हीरों की सुरक्षा के लिए एक ठाकुर के डेरे में विश्राम किया। डेरा लाल पत्थरों का बना हुआ था। उसकी दीवारें बहुत ऊंची ऊंची थी। पहरा रहता था ठाकुर साहब के यहाँ। उनके यहाँ पहुंचना आसान काम नहीं था। लेकिन डाकू तो जो दूसरा वाला जो डाकू था, जो पहले वाले का भी गुरु था, उसने निश्चय कर लिया था कि मैं उसके हीरे चुराऊंगा। वो डाकू दूसरे वाला हीरा चुराने के लिए अपने घर से ठीक 11:45 बजे निकला। 11:45 पर उसने कुछ कीलें ले ली और एक हथौड़ा लिया। कीलें बहुत मजबूत थीं और बड़ी बड़ी थीं और पत्थर के जोड़ों में आसानी से गड़ जाती थी। थोड़ी देर में 12 बज गए। 12 के साथ जेल के घंटे ने टंकारे लेने शुरू कर दिए। हर टंकारे के साथ दूसरे वाले डाकू ने एक कील किले की दीवार में गाड़ना शुरू कर दी। 12 टंकारों के 12 की आवाज हुई। 12 बार घंटा बजाया संतरी ने, और उस डाकू ने दीवार में नंबर बाई नंबर चढ़ता गया और 12 कीलें उसने गाड़ दी और अंदर चला गया वो दीवार कूद करके। डाकू भी कम चतुर नहीं था। उसने हीरों की पेटी अपने सिर के नीचे रखी थी। सराहना तकिया बना करके वो विश्राम कर रहा था। डाकू ने सबसे पहले डाकू के कमरे का पता लगाया कि जो जिसके पास हीरे की पेटी है वो किस कमरे में रुका हुआ है। वह खिड़की के रास्ते उस कमरे में घुस गया। दूसरा वाला डाकू, उसने अनेक तरह के चावल बिखराए और वे चावल अंधेरे में चमकते थे। वो पॉलिश वाले चावल थे। उन चावलों से ऐसा मालूम हो गया कि डाकू कैसे सोया हुआ है, कहां पर सोया हुआ है। उसने चावल फेंके। चंद्रमा निकल आया था। वह धीरे धीरे आकाश की ओर बढ़ रहा था। चांदनी फैल रही थी और वो डाकू चंद्रमा की चांदनी की प्रतीक्षा कर रहा था ताकि कमरे में उजाला हो जाएगा। थोड़ी देर में चंद्रमा खिड़की की ओर आ गया। डाकू ने उसके उजाले में हीरों की पोटली को देखा। पेटी को जब डाकू ने देखा तो अपनी गर्दन के नीचे दबा रखा था उसने, पहले वाले डाकू ने। बेटा बड़ा ही उस्ताद है, डाकू सोचने लगा। डाकू मन ही मन बड़बड़ाया, लेकिन दूसरे डाकू ने कहा, बेटा मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। अभी मैं तुझे चमत्कार दिखाता हूं। डाकू धीरे धीरे सोए हुए डाकू के पास गया। एक बार उसने चारों ओर देखा, वहां गहरा सन्नाटा था। सोए हुए डाकू को सांस में घर घर की आवाज आ रही थी। घर्राटे भर रहा था, वो नींद में था। डाकू ने तुरंत इधर उधर देखा। उसने एक बड़ी सी ईंट दिखाई दी। ईंट पर उसने चादर लगा दी। वह सोए हुए डाकू के पास आया। उसने अपनी जेब से तम्बाकू की डिबिया निकाल ली। उसमें से थोड़ा सा तम्बाकू निकालकर डाकू की नाक के आगे रख दिया। डाकू को छींक आई। छींक के साथ ही उसकी गर्दन उठी। डाकू ने लपक कर पेटी निकाल ली। उसकी जगह वो ईंट लगा दी। फिर वो लपक कर झपकते ही और घर से बाहर भाग गया। सुबह जैसे ही डाकू की आंख खुली, वैसे ही उसने अपने हीरों की पेटी को गायब पाया। अपना सिर ठोक करके बैठ गया। उधर जौहरी ने सोचा कि हीरे बड़े कीमती हैं, हजारों में लेकर लाखों में बेचे जा सकते हैं, इसलिए कुछ ऊंचा नीचा करके डाकू से सौदा कर लेना चाहिए। वो सेठ डाकू के पास पहुंचा। डाकू मन मारे बैठा था, उसके तो हीरे चोरी हो गए थे। जौहरी ने नमस्कार करके कहा कि हीरों की पेटी कहाँ है भाई, मैं उसका और अधिक दाम दूंगा, दोबारा देखना चाहता हूं। और डाकू क्या जवाब देता, उसकी तो चोरी हो चुकी थी।
उसने सोचा अगर सेठ को यह बात मालूम हो गई कि मेरे हीरे एक डाकू चुरा ले गया है तो बड़ी बेइज्जती होगी, इसलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए डाकू बोला, सेठ जी हीरों को मैंने बेच दिया है। सेठ ने पूछा कितने भाव में बेचे? बस जिस भाव लाया था उसी भाव में बेच दिए, न नफा हुआ न नुकसान हुआ। मित्रों, ये कहानी ये बताती है कि वो जो डाकू था, जो नए नए तरीके निकाला करता था, वो नकली हीरे लेकर के सेठ के असली हीरे ले आया, नकली हीरों की पेटी सेठ को दे आया। वो समझ रहा था मैंने सेठ को ठग लिया, लेकिन उसका भी जो बाप आया उसकी पेटी असली हीरों की चुरा ले गया। उसके पास न नकली बचे न उसके पास असली बचे। जो दूसरों को धोखा देता है वो अपने साथ धोखा करता है, जो दूसरों के साथ विश्वासघात करता है वो दूसरों के साथ विश्वासघात नहीं कर रहा, वो अपने साथ विश्वासघात कर रहा है। जो दूसरों को बेवकूफ बनाता है वो स्वयं बेवकूफ बन रहा है। जो गड्ढा खोदे और को स्वयं उसमें गिर जाए और पापी पापों की सजा पल भर में पा जाए। किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए, किसी के साथ ठगी नहीं करनी चाहिए, सबके साथ अच्छा देखना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, तो आपके साथ भी अच्छा होगा। यदि आप दूसरों के साथ ठगी करेंगे तो एक दिन आप भी ठगी जाएंगे, आपके पास कुछ नहीं बचेगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोली सीता रामचंद्र सरकार की जय।